जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी जमी पे आएगी, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड का मैथ जो कि क्लास 11th का होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक लेक्चर दिया हुआ है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। इसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और अपने इस कंसेप्ट को बूस्टअप करेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ये जाना था कि परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन एक अरेंजमेंट होता है, जैसे आपके पास कुछ नंबर दिए हो या अल्फ़ाबेट है, उसमें से आपने किसी का चूसमेंट किया, या तो पूरा चूस कर लिया या तो थोड़ा चूस किया, और उसके बाद आप उसको कितने तरीके से अरेंज कर लेते थे बिना रिपीटेशन का, वही क्या कहलाता था, परमुटेशन। हमने परमुटेशन निकालने का फार्मूला भी पढ़ा था कि अगर n ऑब्जेक्ट है और उसमें से हम एक बार में r ले रहे हैं, यानी r ऑब्जेक्ट को एक बार में ले रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। और यहाँ पे r की वैल्यू n के बराबर थी। ठीक है, और ये भी हमने जाना था कि अगर आप 0 फैक्टोरियल लेते हो तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इतनी बातें हम समझ चुके थे। अब बात आती है कि अब कैसे क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास कोई लेटर दे दिया, जैसे टी लिख दिया, ठीक है, ट्राई लिख दिया, 3 ही लेटर्स है। ठीक है, इस लेटर से आप अरेंज करके, यानी 3 लेटर को अरेंज करके आप कितने नए नए बिना मीनिंग वाले वर्ड से ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे, यानी कितने इसके परमुटेशन होंगे, कितने अरेंजमेंट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या था, टोटल लोग कितने हैं, 3। अब बोला क्या है, आप तीनों का यूज करो, एक साथ तीनों का यूज करो। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि मैं तीनों एक बार लेना है। ठीक है, बोला है ना, यूज ऑल 3 लेटर्स टू फॉर्म हाउ मेनी यू कैन गेट अरेंजमेंट, यानी आप कितना अरेंजमेंट गेट कर सकते हो। तो ठीक है, देखो क्या होगा फार्मूले से, n p r की जगह पर 3, तो n फैक्टोरियल अपन n माइनस, n यही है आपका, r ये है, n माइनस r है। ठीक है, तो फाइनली 0 फैक्टोरियल 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, 3 2 जा 6। बातें क्लियर, यानी हम इसको 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नंबर काउंटिंग से करोगे तो भी हो जाएगा तरीका। क्या था नंबर काउंटिंग, पहला पोजीशन कितने तरीके से आएगा, 3 तरीके से, दूसरा पोजीशन 2 तरीके से, क्योंकि भाई हमें रिपीट तो करना नहीं है ना, तो पहला वाला 3 तरीके से, दूसरा वाला 2 तरीके से, लास्ट वाला 1 तरीके। इनको सॉल्व किया, यानी 6 वे में सॉल्यूशन आएंगे। आप 6 वे में दिखा भी सकते हो, ऐसे टी आर वाई, फिर टी वाई आर, फिर आर वाई टी, आर टी वाई, फिर वाई टी आर, फिर वाई आर टी। हो गया कि नहीं। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आप अब इसमें से 2 लेटर लो, यानी 2 लेटर से बनाओ, तो 2 लेटर से ले क्या करेंगे, अब n की वैल्यू 3 हो जाएगी आपकी, वही तीनों लेटर है यहाँ पे, उसमें से आप कितना ले रहे हो, 2 ले रहे हो। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, n p r, r की जगह पर 2, तो n i अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 1 इक्वल टू 6। ठीक है, आप ये समझते हो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जैसे n कोई नेचुरल नंबर है, इसका फैक्टोरियल कैसे होगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिख दिया तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। ठीक है, पहले n यानी 3, फिर n में से 1 कम 2, फिर n में से 2 कम 1, यहीं पर 1 पे जाके क्या होता है, एंड हो जाता है। ठीक है, बातें क्लियर, और ये तो चलता रहेगा, अगर मान लो n ज़्यादा है तो 3 4 5 ये आता रहेगा। ठीक है, इतनी बात आप क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं जो इस फार्मूले का आपका यूज है यहाँ पे। ठीक है, यही फार्मूला है आपका, कितने अरेंजमेंट होंगे। अब बात आती है, इसी क्वेश्चंस को बोल दे ऐसे कि आप जो लेटर्स है उसको रिपीट भी कर सकते हो, यानी आप रिपीट भी करो चाहे ना रिपीट करो। तो उस समय क्या होगा, उस समय आपका एक थ्योरम आता है, वो थ्योरम क्या बोलता है कि थ्योरम 2 है आपके बुक का एनसीईआरटी का। ठीक है, उसको हम देखते हैं वो क्या बोलता है। तो आप जान भी रहे हो कैसे, हमने बताया था कि अगर ये 3 लेटर है और तीनों लेटर का हमें यूज करना है और ये लेटर्स रिपीट हो, यानी बार बार आए, रिपीट होते रहे, तो उस समय क्या होता था कि जो पहला पोजीशन होता था वो 3 तरीके से भरेगा, उसी प्रकार दूसरा भी 3 तरीके से भर सकता है, क्योंकि आप जो पहला लेटर लिखोगे ना वो दूसरी जगह पर भी लिख सकते हो, फिर तीसरा भी ऐसे ही भरेगा, यानी 27 होंगे अगर रिपीट होगा तब। ठीक है, तो उस थ्योरम में डायरेक्टली यही बोला गया है कि अगर आप जितना एलिमेंट्स ले रहे हो, जैसे एलिमेंट्स का मतलब हमने 3 का लिया ना, तीनों लेकर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n के पावर r। ठीक है,
एन का मतलब 3 और कितनी बार लिया आर 3। अगर इसी में से बोल देता है कि आप 2 लेटर लो और सबको रिपीट करते जाओ, 2 लेटर लो और सबको रिपीट करते जाओ, ठीक है, रिपीट करते रहो, रिपीट करो चाहे ना करो, तो उस समय क्या होगा, आप पहला पोजीशन भरोगे और दूसरा पोजीशन, तो पहला पोजीशन 3 तरीके से, दूसरा पोजीशन भी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 9 आंसर होगा। जब रिपीट होगा तब, जब हम एक साथ 2 लेटर्स ले रहे हैं तब, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, n के पावर r, वही फार्मूला रहेगा, n की जगह पे क्या रखेगा 3 और r की जगह पर 2, तो फाइनली 9, ठीक है। तो यही थ्योरम 2 है जो बोलता है कि n के पावर r जब आपके लेटर्स रिपीट हो रहे हैं या नंबर जो लिए हो वो रिपीट हो रहा है तब, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप कॉन्सेप्टुअल थिंकिंग करोगे तो आपको आइडिया बेटर लगेगा। आप लिख के समझ जाओ एक चीज़, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लो, उसके बाद अपना आइडिया बूस्टअप कर लो, ठीक है। तो बातें क्लियर, अब आगे चलते हैं हम। तो आपने थ्योरम 2 जाना, थ्योरम 2 में क्या होता था कि अगर आपके पास जैसे कि मान लो 3 लेटर्स हैं, कोई लेटर्स है, मान लो T R Y, ठीक है, इसमें से आप एक बार 2 लेटर लेकर अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है, यानी R की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू 3 है, तो और आपसे ये बोला कि आप रिपीट करते जा रहे हो, यानी रिपीट करके भी आंसर दे रहे हो, यानी लेटर को आप रिपीट करो, बोल दिया है यू कैन रिपीट योर लेटर्स, ठीक है। तो इसके लिए थ्योरम 2 क्या कहता है, जो थ्योरम 2 है आपका, वो थ्योरम यह कहता है कि अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आप पहले n लिखो फिर पावर r, यानी n कितना है 3 है और r कितने उसमें से एलिमेंट ले रहे हो, 2 लिख रहे हो, तो 3 × 3 दैट इज़ 9 योर आंसर, ठीक है। ऐसे पहले में मैंने बताया था कि अगर आपको लेटर रिपीट कराना है, ठीक है, तो कितने में से कराना है, 3 लोग है ना, तो पहला प्लेस 3 लोगों से भर सकता है पूरा और दूसरा प्लेस भी 3 लोगों से भर सकता है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो भाई, क्योंकि यहाँ पे जो लिख रहे हो ना, अगर मान लो यहाँ पे y लिख दिए तो यहाँ पे y नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई, इस प्लेस को आप 3 तरीके से भर सकते हो, तो फिर इसी प्लेस को भी आप 3 तरीकों से भर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो इच्छा हुआ तो t से भरोगे, r से भरोगे, फिर y से भरोगे, फिर इसी तरह इसको भी t से भर सकते हो, r से भर सकते हो, y से, यानी कुल मिला के 9 होगा। तो इन्होंने एक फार्मूला बना दिया, यही है n के पावर r। आप फार्मूला भी नहीं याद करो, लेकिन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है तो आप समझ जाओगे चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे अब बात आती है कि एक और बच्चों थ्योरम थर्ड है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। यानी कैसे समझेंगे इसको, देखो n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट का मतलब भाई अल्फ़ाबेट या नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो मैं टी को लेता हूँ, एक पेड़ है, टी की कोई स्पेलिंग है, ठीक है, इसमें 4 लेटर्स हैं। अब इसमें से आप क्या करो, p ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड, यानी p ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, तो देखो तो कितने लोग सेम काइंड के हैं, 2 लोग, यानी ई 2 बार आया है, यानी ई सेम काइंड का है, यानी एक प्रकार का है, तो ई कितनी, पी यहाँ पे पी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और एन क्या है आपका, एन का मतलब कितने लोग हैं, टोटल 4 लोग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट में आपका क्या होगा कि जो आपका परमुटेशन होगा वो कितना होगा, एन फैक्टोरियल अपान पी फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, तो देखो अगर आप ये चारों जो लेटर है उसको एक साथ ले रहे हो, यानी एक साथ चारों लेटर ले रहे हो, तो पहला पोजीशन अगर मान लो तुम्हारा टी है, दूसरा आर है और तीसरा वाला मान लो ये पहला वाला E1 बोल देते हैं, इसका नाम, ये दूसरा वाला ई है, ठीक है। तो E1 E2 होगा। लेकिन अगर मैं फिर बोलूँ कि एक और अरेंजमेंट करो तो आपने लिख दिया E2 E1, कि भाई E1 E2 तो ये तो दोनों सेम ही है, हमने बस नाम रखा है कि पहला वाला E1 ये दूसरा वाला E, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में दोनों तो सेम है, तो दोनों जब सेम है तो इसमें से क्या मेरा रिजल्ट होगा, एक ही रिजल्ट में मैं लूँगा, सिर्फ एक ही रिजल्ट लूँगा, ये वाला, क्योंकि दोनों तो सेम है। अगर अलग होता तो दोनों को काउंट करना पड़ता, ठीक है। इसी प्रकार मान लो ई यहाँ पर है तो ई अब कहीं दूसरे जगह भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो ई यहाँ पर आ गया, बीच में आपने कर दिया E1 E2 R, फिर यहाँ पर E2 E1 R, ठीक है। तो फाइनली इसमें से भी क्या होगा, आप ये दोनों तो सेम ही है, ये भी सेम है, तो इसमें से भी आप क्या लोगे, एक ही टे लोगे, ठीक है, ठीक है। बातें क्लियर। तो ऐसे ही क्या होगा ना कि जब आप करते जाओगे परमुटेशन ना, तो कहीं कहीं 2 में से आपको एक ही लेना पड़ेगा, हर जगह 2 में से एक ही लेना पड़ेगा, बहुत जगह, ठीक है। तो एक्चुअली अभी क्या हो सकता है कि अगर मान लो ऐसे हो गया, E1 यहाँ पर हो गया, फिर T R E2 यहाँ पर हो गया, फिर आपने चेंज कर दिया E2 T R E1, तो फाइनली इसमें भी क्या लोगे आंसर, क्योंकि दोनों तो सेम ही है भाई, मैंने समझने के लिए बोल दिया, ये पहला वाला ई था, ये दूसरा वाला था, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, आपस में सेम ही है, ई है, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट क्या लिखोगे, ETR, यानी 2 में से एक ही लोगे। तो इस प्रकार जब आप करते जाओगे ना, तो जो आपका परमुटेशन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा भाई, क्योंकि देख रहे हो ये दोनों सेम काइंड के हैं, रिपीट हो जा रहे हैं, जिसके कारण हम 2 में से एक ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे तो आपका कम हो जाएगा। तो उसी के लिए इन्होंने डायरेक्ट फार्मूला बताया है, वो क्या है, एन फैक्टोरियल अपन पी फैक्टोरियल। तो एन का मतलब 4 लोग थे पूरा, और पी मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो ई सेम काइंड का मतलब अगर यहाँ पर ई है
कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4 3 जा 12, ठीक है। अगर अब यहाँ पे एक और टी आ गया, ठीक है, तो n कितने हो गए? 5n हो गया, लेकिन कितने लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं? तो सेम काइंड का पहले देखो, एक टाइप के, तो ई एक टाइप का है तो 2 बार आ रहा है, यानी 2 फैक्टोरियल। टी कितने टाइप का है? सेम टाइप का है, तो 2 बार ये भी आ रहा है। लिखा है ना, पी ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक बार 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। अगर मान लो यहाँ पर टी 3 हो जाता है तो 6 और 3 हो जाता है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। राइट बता रहा हूँ। थ्योरम 4 क्या है? थ्योरम 4 ये बोल रहा है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, n ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स मतलब लेटर्स जो भी चीज़ें हैं, 1 2 3, ठीक है, n ऑब्जेक्ट है, उसमें से आप क्या कर रहे हो कि सभी को एक साथ ले रहे हो, n ऑब्जेक्टों को साथ ले रहे हो, लेकिन n ऑब्जेक्ट में P1 टाइम्स कुछ सेम चीज़ें आई हैं। सेम का मतलब अभी समझ में आएगा। फिर P2 टाइम्स सेम अलग टाइप के हैं मैंने, ठीक है। देखो जैसे अगर आपने मान लिख दिया OPQROR, ठीक है, यहाँ पे देखो O कितनी बार आया? 2 बार, तो यही P1 टाइम्स सेम चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला उन्होंने क्या बताया कि n फैक्टोरियल अपन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। समझ गए बात को? यही क्या होगा? नंबर ऑफ परमुटेशंस। कब? जब आपके कुछ अक्षर यानी कुछ लेटर्स या कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हो, तो वो कितनी बार आया है? 2 बार। तो इसका आंसर कैसे बताएंगे? पहले लिखोगे 6 फैक्टोरियल होगा, 2 2 4 2 6। वो कितनी बार आया? 2 बार। आर कितनी बार आया? 2 बार। बस सॉल्व कर लेंगे, दैट इज योर आंसर, ठीक है। यानी 180 अरेंजमेंट हो गए, ठीक है। ऐसे करेंगे तो 180 अरेंजमेंट। क्या इसको बनाना पॉसिबल है? अगर मान लो ये फार्मूला वगैरह नहीं डिराइव हुए रहते हैं, नहीं आते, तो क्या आप बता पाते? बताते, लेकिन सोच के बताते, पूरा लिखते, पन्ना भरते। तो एक तरह से सोचो कितना इसमें योगदान हुआ उन लोगों का, जिन्होंने भी ये सोचा। हमें बेटर आइडिया मिला कि हम इजीली बता दे रहे हैं कि ऐसे कितने वर्ड्स क्रिएट होंगे, यानी 180 जो कि मीनिंगफुल या नॉन मीनिंगफुल हो, ठीक है। वो सेम टाइप्स का है, तो कितनी बार आया? वो 2 बार। आर सेम टाइप्स का, इसलिए यहाँ पर लिखा है। अगर मान लो आर 3 बार रहा था, 3 आई लिखता, 3 फैक्टोरियल लिखता। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। 3 डिजिट का नंबर आपको बताना है, 1 से लेकर 9 तक, और कोई डिजिट आपको रिपीट ही नहीं करना है, ठीक है। तो आपके पास 2 तरीके होंगे जो आप समझ रहे होगे कि एक परमुटेशन वाला भी तरीका मुझे मालूम है, ठीक है। ठीक है, हमें 3 डिजिट का नंबर बताना है, यानी 3 डिजिट्स होंगे, तो यानी एक कैसे, तो आप बेसिक मल्टीप्लिकेशन वाला रूल पढ़े थे, ठीक है। उसमें क्या होता था कि कहाँ से कहाँ तक डिजिट है आपके? 1 से लेकर 9 तक है, यानी डिजिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 9 तक है, यानी डिजिट 1 से 9 तक, यानी 9 लोग हैं, ठीक है। तो पहला प्लेस कितने तरीके से भर सकता है? 9 तरीके से। और दूसरा प्लेस मालूम ही 8 तरीके से, क्योंकि रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और तीसरा प्लेस 7 तरीके से, ठीक है। फाइनली इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लिकेशन टेक्निक हमने पढ़ा था, 9 8 जा 72 7, ठीक है, 504 आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब तो हमने पढ़ लिया ना परमुटेशन का फार्मूला, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा, ठीक है। इसका फार्मूला था NPR, यानी n कितने लोग हैं, यानी n मतलब टोटल जिनसे हमें काम लेना है। तो 9 लोग हैं, यानी 9, ठीक है, 9 डिजिट है, तो n की वैल्यू 9 लिखेंगे। और p तो परमुटेशंस, r यानी एक बार में कितने लोगों को ले रहा हूँ? 3 लोगों से, क्योंकि 3 डिजिट है ना, 1 2 3। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपन n माइनस 3i, क्योंकि आपको फार्मूला याद होगा, NPR n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल। ऐसे भी सॉल्व करोगे तो सही होगा, ऐसे भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो फाइनली ये बचा 504, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। बातें क्लियर? तो ये आप समझने का तरीका लगाओ कि हम कैसे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो यही क्वेश्चन बोल देता है रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने के लिए आप फार्मूला भी पढ़ चुके हो, थ्योरम 2 था, उसमें क्या था? n के पावर r, यानी कितनी बार, r का मतलब 3 ही डिजिट लेना है ना, n मतलब कितने लोग थे? 9 लोग, तो 9 के पावर 3 यानी 9 इंटू 9। और बेसिक मल्टीप्लिकेशन का आइडिया, यानी पहला प्लेस कितने तरीके से भर सकता है? 9 तरीके से। दूसरा प्लेस 9 तरीके से, क्यों?
क्योंकि भाई आप तो रिपीट करना है ना। अगर यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी 5 लिख सकता हूँ, मैं फ्री हूँ, ठीक है। इसलिए 9 तरीके से, ये कितने तरीके से 9। तो फाइनली जो आपको मल्टीप्लाई करोगे दैट इज योर आंसर, ठीक है 729, ठीक है। बातें क्लियर। क्वेश्चन होगा इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिपी डू द 4i नॉट कम टुगेदर, यानी कितने तरीके से डिस्टिंक्ट परमुटेशन यानी अलग अलग परमुटेशन आप बता सकते हो मिसिपी का, जिसमें कि 4i एक साथ नहीं आते हैं। तो प्यारे बच्चों बोला क्या क्वेश्चन, कितने परमुटेशंस होंगे, ठीक है, जिसमें क्या हो कि आपका जो ये आई लेटर्स है ना, वो आई लेटर्स एक साथ ना दिखे। जैसे कहने का मतलब अगर आप परमुटेशन इनका बना रहे हो यम यस यस एस एस पी पी, ठीक है, मान लो कोई मैंने परमुटेशन उठाया और यहाँ पर लास्ट में आई आई, ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं काउंट होगा, ठीक है। इन्होंने यही बोला है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब तो ऐसा तो बहुत जगह हो सकता है ना, बहुत जगह हो सकता है कि आई आई एक साथ आ गया, बहुत जगह हो सकता है, लेकिन उनको काउंट नहीं करना है, ठीक है। यही आपके लेटर्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, इनसे आपको बनाना है। तो पहले आप जानते हो कि नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा जब यह ना बोले कि रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे इन्होंने तो कंडीशन लगा दिया ना कि आई एक साथ नहीं दिखने चाहिए चारों, ठीक है। तो पहले मान लो कि आई कहीं भी दिखे चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हमने पढ़ा था, कितने लोग हैं, 2 4 6 2 8 10 1 11, यानी एन की वैल्यू 11, ठीक है, मिला लीजिए 2, यानी एन की वैल्यू 11। और ये कितनी बार बोला है कि इन्होंने रिपीट होना है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे एस कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, तो P1 हो जाएगा, P1 4 एस के लिए। अब आई भी कितनी बार आया है, 4 के लिए, तो P2 भी क्या होगा 4, और क्या रिपीट हुआ है, और P 2 बार आया है, ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे आइडिया लग गया, यानी फार्मूला मेरा क्या होगा, जब किसी लेटर्स में या ऑब्जेक्ट्स में से कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो वो वाला फार्मूला रहेगा। उसमें नंबर देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपन P1 फैक्टोरियल, n की जगह पे क्या रखेंगे 11 फैक्टोरियल, ठीक है। P1 की जगह पे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया P1 P2। तो 11 10 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मैंने क्यों 4 लिख दिया, क्योंकि देखो नीचे मैक्सिमम 4 फैक्टोरियल दिख रहा है, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए आगे मैंने नहीं लिखा। 1 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो इंटू 2, यानी 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। अब इनमें से कटा दो, देखो 4 2 जा 8, तो 2 से 2 ये कैंसिल, ठीक है। 3 2 जा 6, तो 6 से 6 कैंसिल कटा दो, हो गया। तो बच्चा क्या 11 10 9 7 5, यही बचेगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, एक बार, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, 3 4 6 5 0, ठीक है। 11 10 जा 110 इंटू 5 से कर लो, इसमें 9 7 जा 63, 550 इंटू 63, ठीक है। जब आई एक साथ आए उससे कोई मतलब नहीं, चल जाएगा, तब ये आंसर हो सकता है। लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि आई एक साथ दिखना नहीं चाहिए, सभी आई यानी बंच, यानी चारों बंच के रूप में नहीं दिखने चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको ये जानना होगा कि जब आई मेरा एक साथ हो, तो आई तो कहीं भी हो सकता है एक साथ, भाई बीच में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, यानी कहीं भी एक साथ हो सकता है। तो उस समय जो ये पूरा चारों आई है ना, इस आई को हम एक सिंगल लेटर स्टेट कर लेते हैं, एक ही एक सिंगल लेटर्स है, ठीक है। तो ये 4 लोग मिलके एक सिंगल लेटर्स बन गए, सिंगल लेटर बन गए, ठीक है। और बाकी कितने बचे, 11 लोग थे तो 7 लोग, तो बाकी 7 लोग ऐसे होंगे, यानी 7 लेटर्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कितने लेटर हो गए, 8 लेटर, कितने लेटर हो गए 8, ठीक है, 8 लेटर्स, ठीक है। अब 8 लेटर्स में ही आपको अरेंजमेंट करना है। वो अरेंजमेंट क्या होगा कि यहाँ पर आप देखोगे कि 8 लेटर में यस तो 4 बार आ रहा है और पी भी क्या आ रहा है 4 बार आ रहा है, लेकिन हमने जितने आई थे, आई सब एक साथ थे मैंने माना, और एक साथ आई को मैंने क्या बोल दिया, एक सिंगल डिजिट। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप जनरली जब सोचोगे कि आई हर जगह रिपीट एक साथ आए, तो उसको हम मान लो कि एक है भाई अकेले खड़ा है, एक ऐसे पूरा लेकर, ठीक है। तो 7 1 8 लेटर हो गए। उस 8 लेटर्स के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, फिर वही फार्मूला लगेगा, आपको मालूम ही होगा, n फैक्टोरियल अपन कितने लोग रिपीट हो रहे हैं, आपका s रिपीट हो रहा है, यानी 4 बार, और p कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार। बस इसको सॉल्व किया, आपका आंसर ये रहा। कहाँ तक जाएंगे आपको मालूम ही है, 4 तक जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 4 फैक्टोरियल है, ये से कैंसिल, और यहाँ पर 2 2 3 6, मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर है कुछ आएगा 56 15, यानी 8
40 आएगा, यानी 840 ऐसा चीज़ होगा जिसमें i क्या होगा, एक साथ दिखेगा। i क्या होगा, एक साथ दिखेगा। तो हमें 840 क्या करना पड़ेगा, 840 इस टोटल में से, यानी जो 34650 उसमें से घटाना पड़ेगा, तभी तो आपका ऐसा सॉल्यूशन आएगा जिसमें i एक साथ कभी नहीं दिखेगा, यानी सभी i एक साथ नहीं दिखेंगे। तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, तो योर आंसर विल बी 34650 माइनस 840। माइनस करने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है कि i एक साथ न दिखे। अगले दिन आपसे बोल सकता है कि p एक साथ न दिखे। तो पहले तो आपको यहाँ तक तो आना ही है, क्योंकि भाई देखो इसमें रिपीटेड लेटर्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो फार्मूला लगना ही है। यहाँ तक तो टोटल होगा आंसर, ठीक है, टोटल में सभी लोग आ जाएंगे, p एक साथ हो चाहे p ना हो, सब लोग आ जाएंगे इसमें। लेकिन बोला है कि p एक साथ ना हो, तो p एक साथ ना हो तो इसका मतलब इन दोनों p को हमें क्या मानना पड़ेगा, एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि एक ही है ये। तो एक ही है तो क्या हो जाएगा, एक लेटर ये, दो लोग मिलके एक लेटर बना दिए हैं, और कितने टोटल थे 11, तो बचा 9 लोग, यानी 10 लोगों का लेटर होगा। और कितने लोग रिपीट हो रहे हैं, s 4 बार और i 4 बार। यहाँ से आपका वह सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें p एक साथ दिखेगा। तो क्वेश्चन अगले दिन ये भी हो सकता है कि ऐसा कितने अरेंजमेंट होंगे या परमुटेशन होगा जिसमें p एक साथ दिखे। तो आप ऐसे करोगे, p एक साथ दिखे। जब p एक साथ दिखे ना, तो आप क्या कर देना, p को बाइंड कर देना ऐसे, ठीक है, बाइंड करके एक सिंगल डिजिट पर सिंगल नंबर ले लेना, यानी 2 को 1 मान लेना। तो बचे कितने लोग, 9 लोग, तो 9 1 10 लोग टोटल हुए। और कौन कौन रिपीट हो रहा है, s 4 बार और i 4 बार, ऐसे कर देना। तो ये जो यहाँ से आंसर आएगा वो टोटल परमुटेशन होगा या अरेंजमेंट होगा किसका, जिसमें p एक साथ दिखे, ठीक है। बातें क्लियर। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन्स बनेंगे। फिर बच्चों यहाँ पे बोला है कि फाइंड r, यानी r की वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे दिया है इन्होंने ऐसे, तो आप पहले कैसे करोगे, देखो 5pr इक्वल टू 2 टाइम 6pr-1। तो आपको फार्मूला मालूम है, ये n की तरह ये r की तरह, तो npr, तो npr में क्या फार्मूला होगा, n फैक्टोरियल अपान n माइनस, यानी 5 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 2 रहेगा, 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस, ये होगा, आप समझ रहे बातों को, अगर ठीक है मिला लीजिए, n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा 2, 6 फैक्टोरियल को हम तोड़ देते हैं, क्यों तोड़ेंगे अभी समझ में आएगा आपको, क्योंकि देखो ये 5 से 5 फैक्टोरियल कटाने के लिए हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 माइनस r प्लस 1, यही होगा, क्योंकि माइनस प्लस बन जाएगा। तो थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 को ऊपर कर दिया, यहाँ पे 6 माइनस, देखो 7 माइनस r है, ठीक है, तो 7 माइनस ये पूरा क्या है, 7 माइनस r फैक्टोरियल है। तो अब इसको थोड़ा हम ऐसा कम करें कि 5 माइनस r फैक्टोरियल बन जाए, तो एक एक कम करते जाओ, तो 7 माइनस r पहले, फिर 6 माइनस r, फिर फास्ट में क्या हो गया 5 माइनस r फैक्टोरियल। देखो आप यही पढ़े हो ना कि ये इतना फैक्टोरियल है, यानी मान लो कुछ फैक्टोरियल है, तो अब इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, एक एक कम करते जाओ, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5, क्योंकि आप पढ़े हो ना, ऐसे पढ़े होगे 6 फैक्टोरियल 6, फिर एक कम करते हैं 6 माइनस 1, फिर 6 माइनस 2, यही करते हैं ना, 6 इंटू 5 इंटू 4, यही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो फाइनली आप देखोगे कि ये नीचे 5 माइनस r फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी 5 माइनस r फैक्टोरियल है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, ये भी 5 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका फाइनली रिजल्ट बचेगा क्या, यहाँ पर तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 6 या 12 मल्टीप्लाई कर लेना, 7 माइनस r 6 माइनस r, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 12, इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या है r की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 42 माइनस 7r, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। मैंने 12 को इधर लाया, 42 में से 12 गया 13, ठीक है, ये हो गया। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 13 माइनस 13 लाना है, तो एक बार माइनस 10r, एक बार माइनस 3 है, देखो इनका मल्टीप्लाई करो 30 आ गया, तो r माइनस 10, फिर यहाँ पे भी r माइनस 10 होगा, और ये माइनस 3r, तो r माइनस 3 एक होगा, एक r माइनस 10 इक्वल टू 0, तो एक r की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 10। तो क्या आप 10 लेंगे, सोचो इसमें 10 नहीं लेंगे, क्योंकि देखो n की वैल्यू 5 है और यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, यानी r तो n से भी ज़्यादा हो गया, तो इसको हमें नहीं लेना है।
दैट इज़ योर 3, यानी 3 ही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप सेकंड वाले को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 2 को हटा दिया। ठीक है, बातें क्लियर, तो आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आखिर होता है क्या, हमने परमुटेशन जाना कि परमुटेशन होता है क्या है, उसके लिए हमने फार्मूला भी पढ़ा है। एक फार्मूला था NPR। ये फार्मूला कब था, जब जो आप जिसमें से परमुटेशन ले रहे हो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जैसे आपने मान लो TRY, ट्राई का एग्जाम्पल समझा था जिसमें तीनों लेटर्स अलग अलग हैं, तो इसमें ये फार्मूला लगता था। और दूसरा एक और तरीका हमने पढ़ा था N फैक्टोरियल अपान P फैक्टोरियल, P1 P2 फैक्टोरियल, ये सब चीज़। ठीक है, इसमें क्या होता था कि अगर आपके जो एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग नहीं है, यानी कभी कभी हो सकता है कि अगर मान लो ऐसे दे दिया TRRYT ऐसे बोल दिया, तो इसका परमुटेशन क्या होगा, ये फार्मूला हमने पढ़ा। एक फार्मूला ये भी था कि N के पावर R, ये कब था, जब रिपीटेशन होता हो। रिपीटेशन मतलब चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, जैसे ये वाली चीज़ें, जैसे टाई है तो टाई का जब रिपीटेशन होगा, कितनी बार लिया आपने, R क्या बताएगा कितनी बार आपने लिया। जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास 3 लेटर हैं TRY, इससे 2 लेटर लेकर आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, और उसमें रिपीटेशन अलाउड है, आप रिपीटेशन कर लो। ठीक है, तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, N का मतलब 3 है, 2 बार लेना है, R का मतलब 3, यानी 9 ऐसे चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो एक बार TT हो जाएगा, एक बार TR, फिर RR। ठीक है, तो ऐसे करके 9 बनेंगे। और ये फार्मूला आपने जाना कि जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट अलग अलग न हो, यानी देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग नहीं है। देखो R 2 बार आ गया, यानी लाइक टर्म हो गए हैं। ठीक है, 2 बार R फिर 2 बार T, तो इसके लिए ये फार्मूला था। P1 क्या बताता था कि कितनी बार R वाला आया या T वाला आया, P2 मतलब कितनी बार T वाला आया। ठीक है, जैसे T 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, इसी प्रकार बहुत सी चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए फार्मूला, और इसके लिए अगर सिंपल आपको, अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो ये फार्मूला हम लगाते थे। और R की वैल्यू आपको मालूम ही होगी, 0 से बड़ी होती थी और N के बराबर या N से छोटी होती थी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, आप इतने फार्मूला पढ़े, कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो सिचुएशनल होगा, आपको समझना है। ठीक है, अब बात आती है कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन समझने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि X, Y और Z नाम के 3 प्लेयर्स हैं। ठीक है, क्रिकेट के प्लेयर्स हैं 3 प्लेयर्स, आपसे बोला जाए कि आपको एक टीम बनाना है, उस टीम में 2 प्लेयर्स रखने हैं। क्या रखने हैं, 2 प्लेयर्स रखने हैं। तो आप 2 प्लेयर्स में कैसा कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो पहला कोई बोलेगा सर जी हम पहले तो X Y को एक साथ रखेंगे, X नाम का प्लेयर और Y नाम का, दूसरा Y Z, और तीसरा बोलोगे ZX। तो इसी में एक अब ये समझ में आता है, क्या मैं इसको YX नहीं बोल सकता था, बोल सकता था, क्या मैं इसको ZX नहीं बोल सकता था, ZX बोल सकता था, सॉरी ZY नहीं बोल सकता था, इसको मैं XZ बोल सकता था कि नहीं। भाई देखो, हमें कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन मतलब हमने बोल दिया कि X, Y and Z आर 3 प्लेयर, यानी ये 3 प्लेयर है। ठीक है, उसमें से आपको 2 को लेना है और एक टीम फॉर्म कर रहा है। तो आप जब 2 को लोगे तो एक बार आप X लिख सकते हो, एक बार Y, एक टीम बना। तो क्या आप इसको Y और X नहीं बोल सकते थे, बोल सकते थे। तो बात तो एक ही हुई ना, चाहे आप XY बोलो चाहे YX बोलो, टीम में तो 2 ही लोग हैं, राम है या तो श्याम है, या तो श्याम है या तो राम है। मान लो ये राम है, ये श्याम है, या श्याम है या राम है, कोई चल जाएगा भाई, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर्डर इंपॉर्टेंस नहीं है, आर्डर का कोई रोल ही नहीं है। अभी हमने परमुटेशन जब पढ़ा था तो उसमें अरेंजमेंट देखते थे, कैसे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, कितने टाइप से, तो उसमें हमारा ये आर्डर इंपॉर्टेंस था, यानी परमुटेशन में आर्डर इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आर्डर की जानकारी होनी जरूरी है, लिस्ट में आर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप ये सिंपल भाषा में समझोगे कि हमारे डेली लाइफ में भी ये घटना घटती है। अगर मैं बोल दूँगा आपके गाँव घर में जितने लोग हैं, मान लो 5 लोग हैं, उनमें से 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आपने मान लो राम को लिया, हरि को लिया, तो राम हरि हो गया, तो क्या फिर आप हरि और राम बोलोगे उसको, वो तो बात एक ही हुई है ना, भले ही नाम आपने आगे पीछे कर दिया, कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा, राम और हरि का ही रहेगा। तो इसलिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपकी चीज़ें आर्डर को फॉलो नहीं करती हैं, यानी ये भी सही चल जाएगा, ये भी चल। तो फाइनली आप 3 लोगों में से 2-2 का कितना बनाए, 3 बनाए, कितना बनाए, 3 बनाए। ठीक है, अगर इसी का परमुटेशन बनाने के बोल दिया जाता है कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से 2-2 का लेकर परमुटेशन बना होता, कितना बना होता आपका 6। ठीक है, टोटल 6 बना होता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, 6 बना होता है, लेकिन अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन में कितना आ गया, रिजल्ट 3 आ गया, और परमुटेशन में 6 आ गया। तो जब कॉम्बिनेशन में 3 आ गया तो 6 से क्या हो गया, आधा हो गया ना। तो आधा क्यों हुआ, क्योंकि सोचो तब एक फार्मूला क्रिएट होगा कॉम्बिनेशन का, वो क्या होगा, NCR n फैक्टोरियल अपान n माइनस R फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल। ठीक है, बातें क्लियर। अब R फैक्टोरियल क्या बताया कि आप कितनी बार चीज़ों को ले रहे हो, यहाँ पर हमने कितनी बार लिया, 2 बार लिया ना,
3 ऑब्जेक्ट्स है उनमें से 2 को लिया, तो R यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको कॉम्बिनेशन को और बेटर समझना है तो मान लो 3 हैं, ठीक है, X Y और Z, ठीक है, इसमें से आपको 3 मान लो बच्चों का नाम है, X नाम का, Y नाम का, Z नाम का, इसमें आपका कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आप कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, XY, YZ और ZX, ठीक है, यही बनता कॉम्बिनेशन। ठीक है, बातें क्लियर। देखो 2 बार Y आया, 2 बार Z, 2 बार X, ठीक है। तो जब ये आपका हो गया तो आप इसको, अगर मान लो मैं बोलता कि आप इस पर परमुटेशन करो, तो परमुटेशन करते तो इस वाले को कैसे लिखते, एक बार और लिख देते YX, इसको कैसे लिखते ZY, इसको कैसे लिखते XZ, लिखते कि नहीं ऐसे। तो यानी आप ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ना, इस कॉम्बिनेशन को अगर परमुटेशन करते तो इसमें कितने प्रकार से चेंज आ जाता, 2 फैक्टोरियल आई से, यानी 2 बार आप इसमें चेंजेस कर सकते थे। एक बार आपने XY लिखा, फिर दूसरी बार क्या कर सकते थे, YX लिख सकते थे, ठीक है। तो ये तो परमुटेशन के लिए है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में आपका फार्मूला ये था NCR, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि हम XY को कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से, यानी XY ऐसे लिखा है तो हम YX, यानी हर एक कॉम्बिनेशन में 2 प्रकार से चेंजेस होगा। कब, जब 2 बार आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो तब। तो यहाँ पे क्या हो जाता है R फैक्टोरियल, ये फार्मूला किसका बन जाता है, NP R का, ठीक है, बातें क्लियर। तो अब देखो अगर मान लो यहाँ पर 4 होते हैं XY Z Q, ठीक है, तो आप लिखते XY Z Z YZ Q ZQ X XY Q, ठीक है, मिला लीजिए चीज़ों को आप, ठीक है। जैसे ही आपने ये देखा कि 4 लोग हैं तो इसको कितने प्रकार से हम चेंज कर सकते थे, इसको हम अभी और तरीके से लिख सकते थे, इसी ऑब्जेक्ट को देखो, इसी कॉम्बिनेशन को और तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं। पहले वाले प्लेस को मैंने Y कर दिया, इसको X कर दिया, इसको Z कर दिया, इसको X कर दिया, ठीक है। फिर मैंने अब यहाँ पर Z कर दिया, फिर यहाँ पर X कर दिया, यहाँ पर Y कर दिया, चेंजेस कर दिया कि नहीं। यानी अभी इस कॉम्बिनेशन को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इस प्रकार जो मेरा एक फार्मूला होगा, जो यहाँ पर था आपका क्या था, मान लो n की वैल्यू 4 लोग थे, 1 2 3 4, एक बार कितने लोगों को ले रहे थे, 3 बार, 1 2 3, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करता तो मेरा ये NPR यानी परमुटेशन वाला फार्मूला मिलता। यानी इस कॉम्बिनेशन को 3 प्रकार से लिखा जा सकता था, इस कॉम्बिनेशन को भी 3 प्रकार से लिखा जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 फैक्टोरियल से, तो फाइनली जो आपका रिजल्ट होगा NPR ये बन जाएगा, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हो कि जनरली जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो परमुटेशन से कम ही आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये तरीका हो गया। जो आपका ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, इसमें जो R की वैल्यू होती है 0 के बराबर भी हो सकती है और n के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। याद रखिएगा 0 पे भी आएगा। अगर मैं बोल दूं कि आप n ऑब्जेक्ट उसमें से कोई नहीं ले रहे हो तो एक तो जरूर होगा, जैसा था वैसा वो पड़ा रहेगा कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसमें बोल दूं कि 4 लोग थे, आप एक भी चूज़ नहीं किए, कॉम्बिनेशन में किसी को नहीं लिया, तो वो जैसे थे वैसे ही उनका पड़ा रहेगा रिजल्ट, ठीक है। तो बस तो ये 1 आएगा आपका रिजल्ट। देखो अगर मान लो ऐसे आ जाता है n ऑब्जेक्ट है, कॉम्बिनेशन करना है और n ही ऑब्जेक्टों को ले लेना है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल अपन R, क्योंकि ये R की तरह काम करेगा। तो फाइनली यहाँ पर n फैक्टोरियल, ये यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल, दैट मीन्स 1, ठीक है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। अगर आपके पास 4 चीज़ें हैं और चारों एक ही साथ ले रहे हो, जैसे मैं बोल दूँ कि आपने XYZ Q नाम के प्लेयर हैं, आप इन चारों प्लेयर को एक साथ ले रहे हो और लेकर एक टीम बना रहे हो, तो कैसे लोगे भाई, आप बोलोगे सर जी मैं ऐसे ही लूँगा, भाई बच्चा बोलेगा सर जी मैं तो इसमें ले सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं कर रहा है, वो अरेंजमेंट कर रहा है, ठीक है। बात तो की है, आपके टीम में राम है, हरि है, श्याम है और वरुण है, ठीक है, चारों लोग हैं, चाहे आगे बोलो चाहे पीछे बोलो। तो जब इसका परमुटेशन करोगे तो परमुटेशन क्या होगा, देखो ये जो x वाला पोजीशन है ना, इसको, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, अभी हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को 4 तरीके से लिख सकते हैं। क्यों 4 तरीके से, आप समझ गए हो, ठीक है, 4 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर परमुटेशन में जाना होगा तो NC यानी 4C4 इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा 4PR, ठीक है। यानी यहाँ पे 4 प्रकार से भी चेंजेस होंगे, ठीक है। अगर आपको एक एग्जांपल समझना है, जैसे मान लो मैंने दे दिया कि P Q R एंड S नाम के 4 आदमी हैं, इन चारों आदमी का हेल्प लेके हमें एक टीम बनाना है। तो टीम में आपको 4 लोगों को ही रखना है। तो इस प्रकार कितने कॉम्बिनेशन आप बनाओगे, तो कॉम्बिनेशन तो आपको कंफर्म हो गया है, P Q R S, यानी इन चारों आदमी के लिए ही बनाना है। तो फार्मूला लगा सकते हो आप, n की बजाय
सी आर की जगह पर 4, यानी ये फार्मूला होगा तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो फाइनली क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि NCR का फार्मूला होगा n फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। अगर मैं बोल दूँ इसमें कितने अरेंजमेंट होंगे, यानी परमुटेशन कितना होगा, जहाँ पर रिपीटेशन ना हो, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे 4p4, यानी n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, तो फाइनली क्या होगा 24 हो जाएगा, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है, तो ये फाइनली आंसर क्या होगा 24। तो इसके अरेंजमेंट यानी परमुटेशन 24 होगा और कम्बिनेशन कितना होगा 1 होगा, ठीक है, जब चारों ऑब्जेक्ट एक साथ ले रहे हो तब। n माइनस आर है, यहाँ पे क्या है NCR, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तो दोनों भाई बराबर होंगे कि नहीं, ठीक है। r की वैल्यू आप समझ रहे हो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर n तक, या 0 भी हो सकता है n भी हो सकता है, ठीक है, तो क्या ये बराबर हो गए, यानी कहने का मतलब क्या है n ऑब्जेक्ट में से मैंने n माइनस आर ऑब्जेक्ट ले लिया, तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या उसी n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लूँगा तो उनके कॉम्बिनेशन के बराबर ही होगा। तो इसको समझते हैं हम प्रैक्टिकली, ठीक है। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर हो गया, n माइनस आर फिर r फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये n माइनस आर फैक्टोरियल इससे गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, n में से n गया कैंसिल, तो यहाँ पर नीचे क्या बच गया r फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल, दोनों तो इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या है, ये चीज़ें सही हैं। तो आप बोल सकते हो कि अगर n ऑब्जेक्ट में से मैंने r ऑब्जेक्ट एक साथ ले लिया तो जो उसका कॉम्बिनेशन होगा वो किसके बराबर होगा, अगर मैं उसी n ऑब्जेक्ट में से n माइनस आर ऑब्जेक्ट एक साथ ले लूँ तो। या आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मैं n ऑब्जेक्ट है उसमें से n माइनस आर ऑब्जेक्ट हटा दिया तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो किसके बराबर होगा, आर ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। अगर आपसे ये बोल दे कि n कॉम्बिनेशन A n कॉम्बिनेशन B ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इम्प्लाइज करेगा या तो A इक्वल टू B होगा, A इक्वल टू B होगा, तभी तो ये बराबर होगा। अगर मान लो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है तभी ये बराबर होगा, चीज़ें इसके बराबर। या एक और चीज़ आप पढ़े तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस B के बराबर हो जाए। अभी मैंने पीछे बताया था कैसे, देखो NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, ठीक है, यही बताया था। n में से क्या घटा देंगे, देखो ये इसके बराबर है तो इस एक की वैल्यू क्या होगी n माइनस बी के बराबर होगी, या b की वैल्यू किसके बराबर होगी n माइनस ए के बराबर होगी। ये हो सकता है, पहला कंडीशन ये हो सकता है, या ये हो जाए या ये हो जाए, ठीक है, बातें क्लियर। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो n की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी के बराबर, यानी ये a और ये b जोड़ेंगे तो क्या आएगा n आएगा, क्या आएगा n आएगा। देखो कैसे, अगर मान लो आप लेते हो 4c2 सॉरी यहाँ पर हम लेते हैं 6c4 इक्वल टू 6c2। अब इनको सॉल्व करके चेक कर लो, 6 फैक्टोरियल 6 में से 4 गया, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, मैंने डायरेक्ट किया n माइनस आर यानी 6 में से 4 गया 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी n फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आउट्स, यहाँ से भी 4 फैक्टोरियल गायब, ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। तो अब देखो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 2 से इसको भी कैंसिल करा दो, 2 से इसको भी कैंसिल करा दो, यानी 15 इक्वल टू 15। तो ये तो चीज़ें बराबर हो गई, तो बराबर हो गया तो ये देखो ये जो a है और ये b है इनका सम किसके बराबर आ रहा है, a प्लस बी इक्वल टू n के बराबर, यानी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। दैट मीन्स ये जो बातें हैं ये सही है, यानी n इक्वल टू a प्लस बी होगा, ठीक है। यहाँ तक समझे। देखो प्यारे बच्चों अब हमें क्या देखा ना, एक थ्योरम है n फैक्टोरियल n सी आर माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 सी आर के बराबर होगा, यही हमें शो करना है। तो आप सीधे फार्मूला जानते हो, इसका फार्मूला क्या होगा n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इसका n फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल आर माइनस 1, यही होगा। बातें क्लियर। ये LHS साइड है तो RHS वाला क्या होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यही होगा। ये
आपका LHS ये RHS, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा और उसके बराबर लास्ट में हम दिखा देंगे, ठीक है। यही हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल तो आपको कॉमन ही हो जाएगा, कॉमन हो गया। अब इसमें क्या बचेगा आपका, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो देखो n माइनस आर प्लस वन, यानी n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल होगा और यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल होगा, ठीक है। बातें क्लियर। ये भी LHS से चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, यानी फ्रॉम LHS लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो देख लो इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर एक r छोड़ दें और बाकी r माइनस वन यहाँ से बाहर निकाल दें, ठीक है। और यहाँ से इसको भी थोड़ा सिंपल कर दें, एक 1 घटाएंगे तो ये आएगा। तो चलो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं r, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या लिख देंगे, r माइनस वन का फैक्टोरियल। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो अगर ये r माइनस वन फैक्टोरियल बन गया तो यहाँ पे भी r माइनस वन है, कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, n माइनस आर प्लस वन, एक घटा दो तो n माइनस आर फैक्टोरियल वन, क्योंकि आपको मालूम हो भाई ये n है, ये पढ़े हो गए ना। अगर 6 है तो क्या होता है अगला स्टेप, 6 इंटू 6 माइनस वन, ऐसे ही चलता है ना, 6 माइनस टू, तो वही काम है। मैंने ये n माना, n में से एक घटाया तो 1 गायब हो गया, तो ये बना, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे है, कॉमन हो जाएगा, ठीक है, बाई r माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें से आप जो कॉमन है उसको निकाल लो, क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन देखिए n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन है, यहाँ पे भी n माइनस आर है, तो बाहर कर लेते हैं n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब क्या बाहर होगा, अब आपका ये बाहर हो जाएगा r माइनस वन फैक्टोरियल, ये गायब, बचा क्या यहाँ पर 1 बाई आर बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस 1 अपान n माइनस आर प्लस वन बचेगा। ये गायब, ठीक है, बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो देखो फाइनली सॉल्व करने के बाद क्या होगा, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आएगा, r n माइनस आर प्लस वन, ऊपर क्या होगा n माइनस आर प्लस वन प्लस आर होगा, ठीक है। r से r कैंसिल, तो ऊपर बचेगा n प्लस वन, वैल्यू आया। ये वैल्यू क्या आपका, देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली आते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा n फैक्टोरियल है और यहाँ पे क्या बचेगा n फैक्टोरियल, और यहाँ पे बचा n प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या बचेगा n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे r n माइनस आर प्लस वन, ठीक है, r n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब एक चीज़ देखो, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ भाई, कि देखो n प्लस वन के बाद n फैक्टोरियल है, तो कहने का मतलब है अगर मैं आपसे बोल दूँ कि n प्लस वन फैक्टोरियल है, तो क्या मैं इसको n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई। मान लो ये 7 है तो 7 लिखा, फिर इसके बाद एक कम कर दिया तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसके बराबर हो सकता है, आप इसको पॉइंट भी याद रखिएगा। तो इसलिए फाइनली क्या हो जाएगा, तो हमने लिख दिया n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे भी r माइनस वन और r को मिला दो तो r फैक्टोरियल, क्योंकि भाई r है, r में से एक कम किया फैक्टोरियल लग गया, तो r फैक्टोरियल ही है। यहाँ पे देखो n माइनस आर प्लस वन है, एक कम करोगे तो ये बनेगा, तो यहाँ पे फैक्टोरियल लग गया, तो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो फार्मूला आपका क्रिएट हुआ यहाँ से, ये जस्ट किसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं बराबर, यानी ये जो फार्मूला है इसके बराबर आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये आएगा ही, ठीक है। एन सी आर माइनस वन इक्वल टू n प्लस वन सी आर, ठीक है, कॉम्बिनेशन r, ठीक है। बातें क्लियर। तो n कॉम्बिनेशन r माइनस वन, n प्लस वन कॉम्बिनेशन r, ठीक है। बातें क्लियर, सी से कॉम्बिनेशन है। तो आपका LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। तो फाइनली क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। आप बोल सकते हो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो मेन चीज़ है समझने के लिए कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं चीज़ों को अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा हमेशा
कि अगर कोई 8 फैक्टोरियल लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 × 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। वहाँ पे भी देखो यही काम हुआ है, n-r+1 एक घटा दिया तो देखो n-r 1 फैक्टोरियल बना दिया, और यहाँ पर ये तो यही मिलके क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।